वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 यानी कि 1 मार्कर क्वेश्चन का डिस्कशन होगा चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ ग्रेड 12 बायोलॉजी में। और ये सारा डिस्कशन का होने वाला है इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी साथ में होती है, जैसे कि हो गई CUET, IIT, नीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। चलो तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, ये तुम्हारी बुक का वो चैप्टर है जिसमें कुछ लिमिटेड टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं और फिक्स रहते कि इन्हीं पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वही सारे क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके लेके आई हूँ कहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो आज हम करने वाले कौन से, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं तुम्हारी बोर्ड में। एक तो पहला हुआ सेक्शन है MCQ। अभी यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, या फिर 2 मार्कर में 2 1 मार्कर को कंबाइन करके 2 मार्कर बनाया जा सकता है। ठीक, साथ में इस चैप्टर के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है और छोटे के साथ एकदम प्रीसाइज क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा एक आध ही कोई क्वेश्चन बनता है जो 3 मार्कर में जाते हैं, ना तो मेजॉरिटी सारे जो क्वेश्चन इस चैप्टर के 2 मार्कर्स वाले ही हैं। ठीक, और अगर 2 मार्कर्स वाले में नहीं है तो वो क्या करेंगे, सब पार्ट्स में दे देंगे 3 मार्कर में बना के। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तरीका वही, कौन सा तरीका, जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे कीवर्ड को करेंगे अंडरलाइन, 1 मिनट का पॉज लेंगे, जो भी कुछ याद आ रहा है सब बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गिव द टर्म फॉर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक पूछा है उन्होंने कि एक ऐसा टर्म बताओ फॉर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एम टू नो द सेक्स ऑफ डेवलपिंग फीटस एंड टू डिटेक्ट कंजेनाइटल डिसऑर्डर। कंजेनाइटल का मतलब होता है जो बाय बर्थ जो डिसऑर्डर्स रहती है उनको हम कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ठीक, और साथ में सेक्स भी पता लगाने के लिए। अब देखो, बेसिकली अगर तुमको याद होगा ये वाली जो टेस्ट है वो इंडिया में बैन है। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट का नाम है एमिनियोसेंटेसिस टेस्ट। अब इस टेस्ट से जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जो इनहेरिटेबल डिसऑर्डर्स है, वो उसका पता लगाया जाता है, साथ में जेंडर का भी पता लगाया जाता है। पर इंडिया में उसका मिसयूज हो जाता है। जेंडर का पता लगते ही अगर वो फीमेल फीटस रहा है ना, या फिर गर्ल चाइल्ड रही, तो उसका क्या किया जाता है, अबॉर्शन करा दिया जाता है। अगेन ड्यू टू सोसाइटी, ड्यू टू मिसकंसेप्शन, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन नहीं है, लड़की को बोझ मानते हैं, इन सब वजह से। तो इस वजह से जो टेस्ट जो जेंडर के बारे में पता लगाया जाता है, जिसके थ्रू जेंडर के बारे में पता लगाया जा सकता है, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टेस्ट को ही बैन कर दिया। तो वही पूछ रहे कि बताओ उस टेस्ट का नाम बताओ जिससे जेंडर या सेक्स भी पता लगा जा सके और साथ में कंजेनाइटल डिसऑर्डर भी पता लगाया जा सके। फिर से ये टेस्ट कुछ कुछ केसेस में अलाउ करते हैं। अब कौन से कुछ कुछ केसेस हो गई, सपोज करो किसी की फैमिली हिस्ट्री चल रही है कि बीमारी डाउन सिंड्रोम है ही, इनहेरिट हो ही रहा है जनरेशन टू जनरेशन, तो उस केस में कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेके ये टेस्ट कराया जाता है कि वेदर जो एम्ब्रियो है या जो फीटस है उसमें तो ये बीमारी नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम की स्टडी होती है इसमें एट द एंड ऑफ द डे। और अगर सपोज करो डाउन सिंड्रोम होगा तो दिख जाएगा क्रोमोसोम, कैरियोटाइपिंग में पता चल जाएगा कि 21 ट्राइसोमी है। ठीक, तो उस केस में अगर ऐसा कोई डिफेक्ट पता चले तो फिर लीगली कोर्ट से परमिशन मांग के अबॉर्शन किया जा सकता है। पर अगेन इंडिया में डिसऑर्डर्स के बारे में भी डॉक्टर डिस्क्लोज कर देते हैं, पर ये नहीं बताते कि जेंडर क्या है। तो वही पूछा उन्होंने कि बताओ उस टेस्ट का नाम बताओ जिससे ये पता लगाया जा सके कि कोई बीमारी है, कोई कंजेनाइटल बीमारी है, या फिर सेक्स क्या है डेवलपिंग फीटस का। तो नाम हुआ एमिनियोसेंटेसिस टेस्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये आ सकता है तुम्हारा MCQ में, 1 मार्कर में भी कोई नहीं पूछेगा, MCQ में ही आएगा। ठीक, या फिर इसी को तोड़ मरोड़ के पूछ देंगे वो असर्शन रीजन में, कि असर्शन रीजन में बोलेंगे कि इंडिया में एमिनियोसेंटेसिस का टेस्ट इसलिए बैन है क्योंकि फीमेल फिटिसाइड होते हैं। ठीक है, और फिर कुछ और लिख देंगे क्योंकि एमिनियोसेंटेसिस जेंडर के बारे में पता नहीं लगा था, सिर्फ कंजेनाइटल डिसऑर्डर के बारे में पता लगाता है, या इसका उल्टा लिख देंगे। तो उन दोनों केस में अगर रीजन आधा भी सही है और आधा गलत है तो उसको पूरा गलत कंसिडर करना और अपना आंसर उस हिसाब से डिसाइड करना। ठीक, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आफ्टर अ सक्सेसफुल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया यानी कि स्पर्म लिया, ओवम लिया, पेट्रिप्लेट ली, फर्टिलाइजेशन कराया बाहर लेबोरेटरी में अंडर प्रॉपर कंडीशन,
ठीक, आगे द फर्टिलाइज एग्स बिगिन टू डिवाइड, बट ऑब्वियस क्लीवेज स्टार्ट होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाएगा, 2 सेल का, 1 सेल का, 2 सेल, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, फिर 16 का 32, जब 8 to 16 के बीच में कहानी आ जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोरूला बोलेंगे, और आगे चली गई कहानी तो हम बोलेंगे उसको ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, आगे Where is this egg transfer before it reaches the 8 cell stage and what is the technique called? वो पूछ रहा है कि बताओ कि 8 सेल स्टेज के पहले उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे और उस टेक्निक का नाम बताओ। तो याद करो, हम पढ़ चुके हैं कि अगर एम्ब्रियो 8 सेल के पहले रहा, पहली वाली स्टेज में, मतलब 2 सेल, 4 सेल, 6 सेल, इसके यहाँ कहीं अगर डिवीजन चल रहा है तो उसको हम उठा के सीधे के सीधे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फेलोपियन ट्यूब में, और अगर बाद में रहा तो फिर वो जाएगा यूट्रस में। ठीक, अगर फेलो, अब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ बिफोर का ही पूछा है, मतलब 8 सेल के पहले की कहानी, तो 8 सेल के पहले की कहानी है तो भैया वो कहाँ जाने वाला है, फेलोपियन ट्यूब में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो यही उन्होंने पूछा है कि बताओ कि सबसे पहले क्या रहा, अगर 8 सेल का रहा, 8 सेल का, 8 8 8 8 है ना, 8 सेल का रहा तो 8 सेल के पहले वाली स्टेज में कहाँ ट्रांसफर होगा, तो फेलोपियन ट्यूब में। अच्छा, क्वेश्चन पूछा नहीं फिर भी पूछ रही हूँ, अगर 8 सेल के बाद वाले स्टेज में रहा तो कहाँ ट्रांसफर होगा, तो फेलोपियन ट्यूब की जगह क्या लिखोगे, यूट्रस। ठीक, अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर और वो टेक्निक का नाम क्या है, तो जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अच्छा, उसके बाद तो उसको हम ईटी भी बोल सकते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर, सीधे कहाँ कर दिया, यूट्रस में। ठीक, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। गिव द टर्म फॉर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, एकदम से पॉपुलेशन बढ़ रही है, एकदम से एक्सप्लोर हो रही है, तो वही पूछा उन्होंने, उसको क्या बोलेंगे, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं, ये क्वेश्चन चांसेस थोड़े कम है, पर हाँ अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट में पूछा जा सकता है तो आ सकता है। ठीक है, वापस एमसीक्यू मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेम द फ्लूइड फ्रॉम विच फीटल सेल आर एक्सट्रैक्टेड फॉर क्रोमोसोमल एनालिसिस। अब क्रोमोसोमल एनालिसिस बोलो या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, कैरियोटाइपिंग, है ना। तो क्वेश्चन को बस वर्ड चेंज करके दूसरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो वो पूछा कि बताओ कौन से फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करते हैं हम फीटस से, जिसमें फीटल सेल प्रेजेंट रहते हैं, जिससे हम कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं, तो कुछ और नहीं बल्कि एमनियोटिक फ्लूइड। जिसी फ्लूइड का टेस्ट करके एमनियोसेंटेसिस किया जाता है, जिससे पता लग जाता है कि कोई बीमारी तो नहीं है या क्या जेंडर है उस फीटस का, क्योंकि एट द एंड सेल्स है तो न्यूक्लियस है तो उसके अंदर डिवाइडिंग क्रोमोसोम्स है। बस क्रोमोसोम की स्टडी कर लो, अगर XX दिख गया तो फीमेल, XY दिख गया तो मेल। अगर कहीं ट्राइसोमी दिख रही है, मतलब XXX दिख रहा है, XXX नहीं सॉरी XXX भी हो सकता है सुपर फीमेल के कंडीशन में, पर अगर 21 क्रोमोसोम 3 कॉपी मिल रहा है, ट्राइसोमी मिल रही है, मतलब भैया ये तो डाउन सिंड्रोम हो गया। अगर एक क्रोमोसोम गायब हो गया, X0 हो गया, मतलब टर्नर सिंड्रोम हो गया। ठीक, चलो तो देख लेते हैं इस कौन सा फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड। हुआ क्लियर? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, गिव टेक्निकल नेम ऑफ फीमेल यूज्ड टू ब्रिंग अप इन विट्रो फर्टिलाइज एग टू मैच्योरिटी। वो टेक्निकल नेम पूछ रहे हैं उस फीमेल का जो इन विट्रो फर्टिलाइज एग को टिल मैच्योरिटी तक लेके आएगा। तो एक बात बताओ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ, डोनर लिया, अब डोनर वो जो कपल है उसके अंदर भी हो सकता है, इफ इन केस अगर एग में कुछ प्रॉब्लम है तो अलग से डोनर एग भी यूज किया जा सकता है। ठीक अच्छा, पर ये नहीं पूछा इन्होंने, डोनर नहीं पूछा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद की कहानी टिल मैच्योरिटी जो फीमेल कर रही है उस फीमेल को नाम क्या बोलेंगे। तो एक बात बताओ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब पेट्री प्लेट में एग लिया गया, स्पर्म लिया गया, फ्यूज करवाया गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, सिंगैमी हुआ, रिजल्ट जाइगोट बना। जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट किया, 2 सेल बना, 4 सेल बना, 8 सेल बना, 16 बना, 32 बना, फिर उसको उठा के किसी में इम्प्लांट किया गया। ठीक है, अगर नॉर्मल वही खुद ही फीमेल है तो फिर मतलब जो ही जिसका ओवम है वही अगर उसी का यूट्रस में एम्ब्रियो का ट्रांसफर हो रहा है तो कोई बात नहीं। इफ इन केस वो यूट्रस किसी और का है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरोगेसी या फिर सरोगेट मदर। तो वही उन्होंने पूछा है कि उस फीमेल का नाम बताओ जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा रहा है टिल एट मैच्योरिटी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सरोगेट मदर। ठीक, ओके, और उस टेक्निक को सरोगेसी बोलते हैं और जो बहुत सारे इनफर्टाइल कपल यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर अभी लेटेस्ट न्यूज़ में बात करो तो प्रियंका चोपड़ा जनास ने खुद ही बोला है कि जो उनकी बेबी पैदा हुई है वो सरोगेसी के थ्रू हुई है। मतलब तुम समझ सकते हो कि ओवम खुद प्रियंका का है, स्पर्म निक का है, बट वही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया गया, उसके बाद एम्ब्रियो की तक कहानी जैसे ही पहुंची उठा के सरोगेट किया गया किसी और फीमेल में। ठीक,
मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप बाय CDRI लखनऊ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम का भी फेवरेट क्वेश्चन है। एंट्रेंस एग्जाम में MCQ के फॉर्म में मिलेगा। ड्रग का नाम लिखा रहेगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे उल्टा किया, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पूछा कि उस ड्रग का नाम बताओ जो CDRI लखनऊ ने बनाया है। एक्चुअल में एंट्रेंस एग्जाम क्या करता है, वो ड्रग का नाम दे देता है सॉरी, और पूछता है कि बताओ इन 4-5 इंस्टीट्यूट में से, 4 इंस्टीट्यूट, 5 तो होंगे नहीं, 4 इंस्टीट्यूट में से, क्योंकि 4 ऑप्शन है, किसने डेवलप किया। बुक में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना है। उस पिल का नाम क्या है, सहेली, जो किसने डेवलप किया है, CDRI। CDRI का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, याद रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तुम्हारी 12th बोर्ड की एग्जाम में भी आएगा, MCQ में ही आएगा। ठीक, मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। What is the WHO interpretation of reproductive health? मतलब WHO ने कौन सी डेफिनेशन दी है या क्या डेफिनेशन दी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो वही डेफिनेशन है जो हमने पहले भी पढ़ी है, बुक में भी वही डेफिनेशन लिखी हुई है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की WHO द्वारा, कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जब एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली क्या हो और बिहेवियरली वेल हो, फिट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर इंसान की रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही है। देख लेते हैं आंसर। WHO डिफाइंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज टोटल वेलबींग इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। तो अगर जब ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं, कौन कौन सा, फिजिकल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का फिजिकल फिट होना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बीमारी हो गई, STD हो गई तो गड़बड़। उसके बाद इमोशनल, अब इमोशनल कहाँ से आ सकता है, हो सकता है कोई बीमारी हो गई, उसके कारण की वजह से इमोशनली वो इंसान डिप्रेशन में चला गया, STD हो गया, डिप्रेशन में चला गया, तो चेंज आएगा बिहेवियर में, सोसाइटी से कटने लगेगा। सिंस सोसाइटी इंडिविजुअल्स की बनी, इसलिए इंडिविजुअल को फिट रहना, हेल्दी रहना, अवेयर रहना, क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते कि अगर अवेयर नहीं रहोगे तो अनवांटेड प्रेगनेंसी की तरफ अवेयर रहना, STDs के अगेंस्ट अवेयर रहना, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड सब इंडिविजुअल मिलकर एक सोसाइटी ही बनाते हैं। तो WHO ने बोला कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम क्या बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन से ही उसका नाता है, पर रिप्रोडक्शन फिट हो किस किस एरिया में, कंटेक्स्ट में, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। ठीक, तो ये अपन को याद रखना है, ये 4 वर्ड याद रखने हैं, ये 4 और ये 4, 5 वर्ड, टोटल 5 वर्ड याद रखने हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं। वापस इस क्वेश्चन का चांस भी 2 मार्कर में ही बनता है। अब देखो है तो वो 1 मार्कर का, तो बोलोगे मैम 2 मार्कर में, तो 2 मार्कर में बताना चाहिए था, क्योंकि इस क्वेश्चन की वैल्यू 1 मार्क की है। तो वो क्या करेंगे, तुम्हारी बोर्ड में 2 मार्कर वाला सेक्शन है, जो मतलब जो सेक्शन B है, तो B में वो इसके साथ एक और कोई सब पार्ट दे देंगे और फिर उसको बना देंगे 2 मार्कर क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सिंपल है। ठीक, और अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा तुमको, उसमें से बस चूज करना है। तो देख लेना, ये 4 चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल, और साथ में रिप्रोडक्शन भी वर्ड लिखा होना चाहिए। ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। व्हाई हैज द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमिनियोसेंटेसिस। ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर लिया। पूछा जा रहा है बताओ गवर्नमेंट ने बैन क्यों किया है एमिनियोसेंटेसिस टेस्ट, क्योंकि एमिनियोसेंटेसिस क्या करता है, बस उसी में उसका आंसर है। एमिनियोसेंटेसिस सबसे पहले जेंडर के बारे में पता लगाता है कि कौन सा जेंडर है एम्ब्रियो का या फीटस का। दूसरा, इनहेरिटेबल डिसऑर्डर्स के बारे में पता लगाता है। अब प्रॉब्लम इनहेरिटेबल डिसऑर्डर से नहीं है, प्रॉब्लम है जेंडर पता लगाने से। जैसे ही पता चल जाता है कि फीमेल है फीटस के फॉर्म में, है ना, या जेंडर है उस पर्टिकुलर फीटस का फीमेल, तो क्या हो जाता है, इंडिया में एबॉर्शंस करा दिए जाते हैं। क्योंकि इंडिया नहीं, वैसे तो हर कंट्री का कुछ ना कुछ अलग अलग होता है, हाँ, बस इंडिया में डाउरी वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा है। तो डाउरी एट द एंड किसको देना पड़ता है, गर्ल के एंड की तरफ को देना पड़ता है। तो सोसाइटी ये सोचती है कि अगर लड़की होगी नहीं तो डाउरी नहीं देना पड़ेगा। तो जब लड़की होगी नहीं, डाउरी नहीं देना पड़ेगा, तो लड़की जैसे ही पता लग जाए कि वूम्ब में या फीटस के फॉर्म में गर्ल है कि बॉय है, तो जैसे ही पता लगे कि गर्ल है तो उसका अबॉर्शन करा लो, मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो ये इल इम्पैक्ट है, हमारी इंडियन सोसाइटी का बहुत डार्क साइड शो करता है। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला
ना पता लगेगा कि जेंडर क्या है, तो जब जेंडर ही पता नहीं लगेगा तो अबॉर्शंस नहीं होंगे। यानी कि फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या को रिड्यूस डाउन करने के लिए ये जो टेस्ट है वो बैन कर दिया गया। वापस अब्रॉड में, यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए में ये टेस्ट आज भी होता है, ठीक है, पर वहाँ पे वापस वो मेल इज टू फीमेल का रेशो गड़बड़ाया हुआ नहीं है। इंडिया में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ये रेशो, बहुत मतलब ड्रास्टिक तुम डिफरेंस देख सकते हो। स्पेशली कुछ कुछ स्टेट जैसे बिहार हो गए, झारखंड हो गए, वहाँ पे मेल इज टू फीमेल का रेशो बहुत बिगड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि अब अपकमिंग पिछले 50 साल के कंपेयर में अगर आज हम वो रेशो कंपेयर करें तो काफ़ी ठीक है, मतलब फिर भी ठीक ही बोल रही हूँ, अभी भी बिगड़ा हुआ ही कैटेगरी है, पर 50 ईयर्स पहले, क्योंकि अवेयरनेस आ गई है। तो हर चीज़ का सोल्यूशन क्या है? अवेयरनेस, कुछ रूल्स, कुछ लॉस। तो वैसे ही इंडिया में क्या किया गया, एक लॉ लाया गया कि ये टेस्ट ही होगा नहीं, क्योंकि जब टेस्ट नहीं होगा तो फिटस का पता नहीं चलेगा, फिटस का जेंडर का पता नहीं चलेगा, तो बात है फिटिसाइड कम हो जाएगा, ठीक। पर फिर भी आज भी बहुत ज़्यादा ये इलीगली, क्योंकि लीगली तो अलाउ ही नहीं है, इलीगली कहीं कहीं ये टेस्ट आज भी होता है। और अगर वैसे नहीं हुआ तो जैसे ही गर्ल चाइल्ड पैदा होती है तो उसको मार डाला जाता है। मतलब अगर फीमेल फिटिसाइड नहीं कर पाए, मतलब अबॉर्शन के थ्रू नहीं कर पाए, तो जैसे ही वो पैदा हो गई उसको मार दिया जाता है। बहुत सारी मूवीज़, डे मनाए जाते हैं इसी के, फीमेल फिटिसाइड रोकने के लिए अवेयरनेस, कितना कुछ कैंपेनिंग होती है, ठीक। तो चलो देख लेते हैं। तो कौन सा है कि पूछा गया कि क्यों गवर्नमेंट ने फीमेल फिटिसाइड को बंद किया है? क्योंकि जेंडर का पता ना लगे, और सॉरी, फीमेल फिटिसाइड को तो बंद किया है। क्यों गवर्नमेंट ने एमिनोसेंटेसिस को बंद किया है? क्योंकि एमिनोसेंटेसिस से जेंडर के बारे में पता लगता है और फिर फीमेल फिटिसाइड हो जाता है, ठीक। तो देख लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज बैन्ड एमिनोसेंटेसिस टू चेक ऑन, चेक मतलब रोकना है ना, चेक ऑन द इंसिडेंस ऑफ फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड मतलब देखो, फीमेल मतलब फीमेल, और फिटिसाइड मतलब फीमेल जो फिटस के फॉर्म में, साइड मतलब किल करना, ठीक है। याद रखो, किसी भी वर्ड के पीछे अगर साइड लिखा हुआ है, CIDES, इसका मतलब होता है किल, ठीक है। तो अगर साइड लिखा है और उसके सामने जो लिखा है उसको मारना, तो क्या लिखा है? साइड मतलब मारना, सामने क्या लिखा है? फीटस। तो फीटस कैसा फीटस? जो फीमेल है जेंडर में। तो फीमेल फिटिसाइड मतलब फीमेल फीटस किलिंग बहुत ज़्यादा थी, तो उसको रोकने के लिए, चेक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला ये टेस्ट का ही यूज बैन कर दिया जाए। हुआ क्लियर इतना? चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एक्सपैंड MTP एंड ICSI, ये MTP वाला क्वेश्चन आया था पिछले साल बोर्ड में ही, बोर्ड का ही क्वेश्चन है। MTP का उन्होंने एक्सपैंड करने के लिए बोला है। वापस इस चैप्टर में एब्रिवेशंस फुल फॉर्म लिखने के लिए आते हैं, मतलब ऐसे शॉर्टकट लिखे रहेंगे, शॉर्ट फॉर्म से लिखे रहेंगे और उसको फुल फॉर्म लिखने के लिए आएंगे। वापस कहाँ पे आएंगे? 2 मार्कर में आएंगे, ठीक है। 1 मार्कर में है हाफ मार्क इसका, पर बोर्ड को अच्छा नहीं लगता, वो बोलेंगे हम 4 क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके 2 मार्क रखेंगे, इसलिए मैंने उसको 1 मार्कर में भी रखा है, ठीक है। और अगर इसी को MCQ के फॉर्म में किया तो 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से तुमको मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है। तो ये जो MTP वाला क्वेश्चन है वह पिछले साल आया था, याद रखना है। इनफैक्ट टर्म 1 में भी आया था, ठीक है। तो पूछा है उन्होंने कि एक्सपैंड करो MTP एंड ICSI। तो देख ले MTP क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि अबॉर्शन, तो उसी का दूसरा नाम है MTP। अब इंड्यूस अबॉर्शन मतलब मेडिकली प्रूव हो गया कि नहीं ये नहीं रखना है, ये कोई डिफेक्ट है फीटस में, तो फिर उसको जब टर्मिनेट किया जाता है या अबॉर्ट किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा है ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो अब बोलोगे मैम ये सारे टर्म्स कहाँ लिखे हुए? तुम्हारे बुक में अलग अलग जगह दिए हुए, पर जो सबसे ज़्यादा एब्रिवेशंस आते हैं वो आखिरी के 2 पेजेस में लिखे हुए हैं तुम्हारी बुक में ही। तो ये चैप्टर खोलना, चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक्सरसाइज क्वेश्चन के जस्ट पहले वाला जो पेज है, लेफ्ट वाला पेज और उसके और पहले वाला पेज, वहाँ पे मैक्सिमम एब्रिवेशंस लिखे हुए हैं, जैसे कि जिफ्ट हो गया, गिफ्ट हो गया, IVF हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, फिर MTP हो गया, ICSI होगा। ये सारे एब्रिवेशंस याद करने ही हैं, मतलब अगर इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ पढ़ना है तो यही पढ़ना है। हुआ क्लियर? चल आगे मूव करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। व्हाट इज लैक्टेशनल एमिनोरिया? पूछा जा रहा है बताओ लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है। अगर याद होगा तो लैक्टेशनल एमिनोरिया, देखो एमिनोरिया का मतलब होता है कि लैक ऑफ मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसुरेशन हो नहीं रहा है, ठीक है। अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लैक्टेशन पीरियड चल रहा है। वापस इस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि क्या एक तरीके का नेचुरल बैरियर की तरह काम करेगा कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, या मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है,
ठीक है, क्यों? सिंस इस टाइम पे मेंसुरेशन नहीं होगा क्योंकि बॉडी सपोर्ट नहीं करती मेंसुरेशन को, है ना। तो सिंस बॉडी क्योंकि वो भी एक्सेसिव लैक्टेशन, नॉर्मल नहीं, एक्सेसिव लैक्टेशन। तो एक्सेसिव लैक्टेशन के टाइम पे जो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम इसलिए उसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि मेंसुरेशन नहीं हो रहा, क्योंकि ओवुलेशन नहीं हो रहा, तो हम उस फर्स्ट 6 मंथ्स का ड्यूरेशन आफ्टर पार्चुरेशन उसको कंसिडर कर सकते हैं। पर यहाँ पे उन्होंने जस्ट इन जनरल पूछा है कि लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है, तो देख लेते हैं। इट रेफर टू द एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन। देखो एमिनोरिया, जैसे मैंने बोला, एमिनोरिया का ही मतलब है लैक ऑफ मेंसुरेशन, पर कब? जब लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, मतलब एक्सेस ऑफ लैक्टेशन, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, तो वही लिखा है। इट रेफर टू द एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, जो कब होता है? फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने में बहुत ज्यादा होता है, और वही फर्स्ट 6 मंथ बोल सकते हैं क्या है, हम इसी फर्स्ट 6 मंथ्स को एज अ नेचुरल बैरियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज कर सकते हैं। हुआ क्लियर? मूव करते हैं आगे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस एंड गोनोरिया। तो अगर देख सकते हो कि दोनों के दोनों क्या है? एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो बस उन्हीं का कॉजेटिव एजेंट या पैथोजन का नाम पूछा है, तो ये तो याद करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। तो ट्रेपेनोमा पैलिडियम एंड नाइसेरिया गोनोरिया, तो ये तो सीधा सीधा आंसर है, याद करना ही पड़ेगा। ठीक, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ तुम सिफिलिस गोनोरिया का ही याद मत करो, जितने भी तुम्हारी बुक में एसटीडीज दिए हुए हैं, जैसे एड्स हो गया, उसके बाद हर्पीज हो गया, इन सब के बारे में भी उनके कॉजेटिव एजेंट भी याद करके रखना। ठीक, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नेम द टेक्निक बाय विच वन कैन डिटेक्ट एनी पॉसिबल क्रोमोसोमल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन फीटस। देखो ये वापस वही क्वेश्चन नंबर 1 से ही कहानी शुरू हो गई। एक ही क्वेश्चन को पूछने के 3 तरीके, बस तीनों का रेफरेंस अलग अलग है। हमको पता है एक टेस्ट है जिससे हम पता लगा सकते हैं जेंडर भी, यानी कि सेक्स भी फीटस का, गर्ल है कि मतलब बॉय है कि गर्ल है, मेल है या फीमेल है, और साथ में हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कुछ मेटाबॉलिक, इनहेरिटेबल या कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स तो नहीं है। देखो हर क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग अलग है, मैंने सारे वर्ड्स एक साथ बोल दिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कंजेनाइटल डिसऑर्डर, इनहेरिटेबल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स तो नहीं है। तो बस वही पूछ रहे कि उस टेक्निक का नाम बताओ, तो क्या है उस टेक्निक का नाम? एमिनियोसेंटेसिस, जो इंडिया में क्या है? बैन है। क्यों बैन है? इस वजह से बैन नहीं है, क्योंकि इसका दूसरे रीजन की वजह से बैन है, क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि जो फीटस है वो गर्ल है कि बॉय है, और इंडिया में फीमेल फीटेसाइड का नंबर बहुत ज्यादा है, तो उसको रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये टेस्ट को बैन कर रखा है। हुआ क्लियर? तो यहां पे तुम्हारा क्वेश्चन 12 होता है खत्म। देख लेते हैं क्वेश्चन 13 क्या है। इसी टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने वाले हैं इस चैप्टर में। वापस ये कहां सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है? तुम्हारी इस चैप्टर के जो आखिरी वाला पेज है, जिसमें सबसे ज्यादा IVF टेक्निक्स दी हुई हैं, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। तो देख लो कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक्सपैंड द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे उन्होंने जिफ्ट नहीं दिया है, बहुत सारे टर्म्स दिए, उनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो गिफ्ट के बारे में पूछा गया है, GIFT, ICSI के बारे में पूछा गया है, IUCD के बारे में पूछा गया है। एक्सपैंड करना है। अब क्वेश्चन सिर्फ एक्सपैंड के लिए बोला है, बहुत बार क्या करते हैं वो बोलते हैं कि एक्सपैंड भी करो और जहां भी जरूरत पड़े एग्जाम्पल भी दो। ठीक, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो गिफ्ट या GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो अगर ये कब होगा ये भी याद रखना, ये तब होता है जब कोई फीमेल क्या रहे? इनफर्टाइल रहे। इनफर्टाइल नहीं बोल सकते, फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाए, हेल्दी ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाए, या ओवरी में कुछ डिफेक्ट है, ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक डोनर ओवम की जरूरत पड़ेगी। तो डोनर ओवम किसी दूसरी फीमेल से लिया, और कहाँ? अब ओवम क्या होता है? गैमीट ही होता है। सीधे कहाँ ट्रांसफर किया गया? उस फीमेल में जो ढंग से ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस फीमेल का ओवरी में गड़बड़ थी, बल्कि फेलोपियन ट्यूब और यूटस तो ठीक था। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि वो कंसीव कर सकती थी, बस ओवम गैमीट में प्रॉब्लम थी। तो उस केस में गैमीट का डोनेशन लिया गया, या एक डोनर ने गैमीट को डोनेट किया, दूसरे फीमेल से ओवम कलेक्ट किया गया, और उस फीमेल के, दूसरी वाली फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में क्या किया गया? गैमीट को ट्रांसफर किया गया। तो उसी का फुल फॉर्म है GIFT या फिर गिफ्ट। दूसरा है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं? सीधे इंजेक्शन का यूज करके स्पर्म की एंट्री कहाँ करा देते हैं? ओवम में, बात ही खत्म। ठीक, ओके। तीसरा है IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, मतलब
कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं, ओरल पिल्स रहते हैं जैसे सहेली मालाडी हो गए, ठीक है। उसके बाद फिजिकल बैरियर्स होते हैं जैसे कॉन्डम्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद कुछ यूट्राइन डिवाइस होते हैं जो यूट्रस में इम्प्लांट किए जाते हैं जैसे कॉपर टी हो गया। कुछ सर्जिकल भी होते हैं जैसे अलग अलग इम्प्लांट्स जो किए जाते हैं, और सर्जिकल में जनरली वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी जो तो स्टरलाइजेशन के ही मेथड है, ठीक। तो उन्होंने पूछा कि आईयूसीडी का एक एग्जाम्पल बताओ, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या डिवाइस जो कहाँ पे प्लेस किया जा रहा है, यूट्रस के अंदर। तो उसका आंसर क्या है, कॉपर टी। एग्जाम्पल, आंसर तो नहीं, एग्जाम्पल क्या है, कॉपर टी। अब यहाँ पूछा नहीं गया पर रिविजन में क्या बुराई है, ठीक। चलो, तो यहाँ पे तुम्हारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप इस पर्टिकुलर चैप्टर का होता है खत्म। वापस मैं बता दूं, इस चैप्टर से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिस सेक्शन में, वो है सेक्शन बी, यानी कि 2 मार्क, और ज़्यादा से ज़्यादा एक आध क्वेश्चन मिल गया तो सेक्शन सी में। बस ना केस स्टडी बनता है इस चैप्टर का, मतलब बहुत कम, बहुत रेयरली बन गया तो बन गया, क्योंकि बाकी चैप्टर्स की वैल्यू ज़्यादा है ना जहाँ से केस स्टडी बनाया जा सकता है, और ना ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ज़्यादा कहाँ है, सेक्शन ए, बी और सी। उसमें भी सेक्शन बी और ए के चांसेस ज़्यादा है, सी में एक ही क्वेश्चन आएगा अगर आया तो, ठीक है। तो इसके साथ ये सारा डिस्कशन होता है खत्म इस पर्टिकुलर चैप्टर का। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पार्ट 1 मार्कर में। अब बाकी जो भी कुछ तुम्हारा डिस्कशन बच गया या दूसरे चैप्टर का डिस्कशन करना है, लेक्चर सुनना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहना है, मैग्नेट ब्रेन के प्लेटफॉर्म पे जाना है, वीडियो सुनना स्टार्ट करना है, या देखना, समझना है, याद करना स्टार्ट करना है। तो ये वीडियो कहाँ से मिलेंगे मैम, 3 जगह से मिल सकते हैं। एक है यूट्यूब का चैनल, दूसरा है ऐप, और तीसरा है वेबसाइट www.magnetbrains.com। और अगर तुम देखोगे तीनों को ओपन करके तो सबसे पहला जो टैग लाइन आएगा वो है मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है ऑनलाइन फ्री क्वालिटी एजुकेशन। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि 2 लेक्चर्स तुमको सुनाएंगे या 2 चैप्टर्स तुमको समझा देंगे फिर बोलेंगे अब बाय नाउ करो या कूपन कोड लगाओ, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बकवास नहीं। पूरा का पूरा 100% फ्री है, ठीक। साथ में मैग्नेट ब्रेन्स प्रिपरेशन कराता है किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक के पूरा प्रिपरेशन, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड भी, साथ में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए भी, और एनटीएससी ओलंपियाड्स की भी तैयारी कराता है। साथ में जो बड़ी बड़ी एंट्रेंस एग्जाम होती है ग्रेजुएशन के लिए जैसे सीयूईटी, आईआईटी, नीट, इनकी भी तैयारी कराता है। बाद में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और गवर्नमेंट जॉब के लिए हम जाते हैं एक एडमिन पोस्ट के लिए, तो जैसे तुम्हारी हो गई यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग की भी तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है। तो मैग्नेट ब्रेन्स अगर इतना फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है तो उसका यूज़ करना है, जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ना है अपकमिंग अपडेट्स जानने के लिए, जैसे हो गए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और पढ़ते रहना है, बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलते हैं हम अगली क्लास में।